मैं पूनम कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज। आज के क्लासेस उन छात्र या छात्राओं के लिए है जिसका स्पेशल पेपर हिंदी शिक्षण है, यानी जो हिंदी के छात्र या छात्रा है उनके लिए है। और ये बीएड के सेकंड सेमेस्टर के पेपर 7A का यूनिट 1 का शीर्षक है और ये हिंदी भाषा शिक्षण के सामान्य उद्देश्य है। इस शीर्षक पर आज हम सभी चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को 4 भागों में बांटा गया है, यानी इसके 4 वर्गों में इसका वर्गीकरण किया गया है। और ये 4 भाग इस प्रकार हैं। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है कौशलात्मक उद्देश्य, तीसरा है सृजनात्मक उद्देश्य और चौथा है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। और इन चारों उद्देश्यों के बारे में एक एक करके हम चर्चा करेंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य, और इसको हम आगे देखेंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत इन विषयों को यानी इन गुणों को विकास करने के लिए रखा जाता है जो कि ज्ञान से जुड़े हैं, जिनका आधार ज्ञान है। और यह देखते हैं, पहला है सूक्तियाँ तथा लोकोक्तियों का ज्ञान, दूसरा है काव्य, कथा, निबंध, उपन्यास तथा नाटक आदि का ज्ञान। अगला, विद्यार्थियों को ऐतिहासिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक आदि तथ्यों का परिचय देना। चौथा है विद्यार्थियों को ध्वनि तत्व का ज्ञान देना। कल्पना, तुलना, मनोविश्लेषण तथा वर्गीकरण आदि का बोध कराना, यानी हम किसी विषय के बारे में किस तरह से कल्पना करेंगे, उसकी तुलना दूसरे विषयों से करेंगे, इनका वर्गीकरण किस तरह से करेंगे, इसका जानकारी बच्चों को देना। अगला, शब्द का वाक्य विन्यास की कला का ज्ञान। बच्चों के शब्दों को या वाक्यों को किस तरह से वो अलग करेंगे, उसका विन्यास करेंगे, इसकी जानकारी बच्चों को देना। हिंदी का साहित्य तथा सौंदर्यात्मक आदि का ज्ञान कराना। हिंदी का साहित्य जिसका सौंदर्य किस प्रकार है, उसको और हम किस तरह से बेहतर करेंगे, इन सारे चीज़ों का बच्चों को ज्ञान कराना इस ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। इसका दूसरा उद्देश्य है कौशलात्मक उद्देश्य। आइए, कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत लेखन, पठन, कथन और अर्थभाव ग्रहण आदि के बारे में जानकारी दी जाती है या उसका विकास किया जाता है। आइए देखते हैं, इसमें मुहावरों तथा लोकोक्तियों का समुचित विकास हो। दूसरा है इसमें मूल्यांकन की क्षमता हो। तीसरा, अर्थग्राही का शक्ति, भाव, संयोग, कला तथा अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास। चौथा है विद्यार्थियों को शुद्ध तथा परिष्कृत सस्वर वाचन का ज्ञान। पांचवा है कला का विकास करना, यानी इन विषयों में पठन किस तरह से करना है, लेखन किस तरह से करना, उसका अर्थ हम ग्रहण किस प्रकार से करेंगे, किसी चीज़ का वाचन, किसी विषय का वाचन हम सस्वर किस तरह से करेंगे, उसको सही या शुद्ध या परिष्कृत वाचन किस प्रकार से करेंगे, इनका ज्ञान कराना है। अगला है गति, यति, लय, आरोह अवरोह क्रम से वाचन की क्षमता। अगर हम किसी विषय को पढ़ते हैं तो उसकी गति किस प्रकार से होनी चाहिए, किसी शब्द का, उसका लय किस प्रकार से हो, आरोह अवरोह की गति हम उसको अपनाएं किस प्रकार से, इस वाचन में इन सभी का ध्यान आकर्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तीसरा है सृजनात्मक उद्देश्य। सृजनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत कविता, गद्य, निबंध, कथा, पत्र, उपन्यास तथा संवाद आदि आते हैं। इनके अंतर्गत इस प्रकार है उद्देश्य इनका। पहला है काव्य, कथा, निबंध, पत्र, संवाद तथा उपन्यास आदि की रचना को प्रोत्साहन। इन सारे गुणों के बारे में बच्चों के अंदर किस तरह से सृजन किया जाए ताकि ये इन सारे विषयों पर वो अपनी सृजन शक्ति का
विकास कर सके, सृजनात्मकता को बेहतर कर सके, इन पर उनका ध्यान आकर्षित किया जाता है। इनका आगे है रचना की प्रवृत्ति का विकास तथा प्रोत्साहित करना। रचना की प्रवृत्ति, वो किसी चीज़ को सुनकर या सोचकर या समझकर किस प्रकार से वो अच्छे से अच्छी रचना वो कर सके, इनकी उनमें आदत डालना और उनको इन आदतों को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। तीसरा है स्वानुभूति तथा स्वाध्याय की प्रेरणा देना है। स्वानुभूति तथा स्वाध्याय, इन गुणों का उनमें आदत डालना, उनको बेहतर करने के लिए, आदत अपनाने के लिए उनको प्रेरणा देना है। चौथा है विद्यार्थियों की मौलिकता का विकास करना। और पांचवा है विविध शैलियों का परिचय, चिंतन, कल्पना तथा तर्क आदि के अनुसार संरचना। अब आप किसी विषयों के बारे में पढ़ते हैं या उनका परिचय देने की कोशिश करते हैं तो वो किस तरह से आप बेहतर करिएगा, आपके अंदर उसमें सृजन होनी चाहिए। या फिर अगर चिंतन करते हैं किसी विषय पर या किसी चीज़ का कल्पना करते हैं, उनके बारे में तर्क करते हैं, तो आपके सृजन गुण किस तरह से बेहतर किया जाए, किस तरह से उनका विकास आप में स्वयं हो सके, इसकी संरचना तैयार करवाना है। इसका अगला उद्देश्य है अभिवृत्तियात्मक उद्देश्य। इन उद्देश्यों के अंतर्गत उचित विकास कृतियों का उद्भव तथा मौलिकता का उदय होता है और इसके अंतर्गत ये सारे उद्देश्य आते हैं, जिसमें पहला है पाठ्यक्रम के साथ साथ अन्य ग्रंथों का अध्ययन करना। पाठ्यक्रम तो पढ़ना हमें अनिवार्य होता ही है, साथ ही अन्य ग्रंथों का अध्ययन भी हमें करना चाहिए। दूसरा, शैक्षणिक साहित्य आयोजनों में विद्यार्थियों को उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य संपादन। शैक्षणिक कार्यक्रम में विद्यार्थियों को कार्यों का उत्तरदायित्व भार देना चाहिए, जिससे कि वह बेहतर रूप से संपादन करने का उनमें गुण विकसित हो सके। अगला है ग्रंथालय का उपयोग। ग्रंथ तो बहुत सारे हैं और उनका उपयोग करके हमें उनकी जानकारी अनिवार्य होती है और ग्रंथालय का उपयोग कर हमें बेहतर ग्रंथों की जानकारी मिल पाती है। अगला है संस्कृति सभ्यता का अध्ययन। संस्कृति के सभ्यता का हमें अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि हमें संस्कृति के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। अगला है विद्यार्थियों में रुचि का उत्पन्न। विद्यार्थियों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, उसे किस तरह से हिंदी भाषा के प्रति जागरूक कर सके, इसका ध्यान देना और उनको रुचिकर बनाना, जिससे कि बच्चे में रुचि उत्पन्न हो सके। अगला है विद्यालय की पत्रिका में विद्यार्थियों को योगदान। विद्यालय में विभिन्न प्रकार के पत्रिकाएं निकलते रहती हैं, वार्षिक रूप से भी निकलती हैं। उनमें विद्यार्थियों का योगदान या भूमिका अहम हो जाती है, जिससे उनके रचना के बारे में, उनकी सृजनात्मक शक्ति के बारे में प्रमाण मिलता है और उसमें उनका विकास हो पाता है। अगला है कवियों की कृतियाँ, उसके साहित्य ग्रंथों का अध्ययन करके उनके विचारों को रचनाबद्ध करना। कवियों की कृतियों को पढ़ करके, उनको समझ करके, उनके साहित्य ग्रंथों का अध्ययन करके हमें अपने विचार शक्ति को बेहतर बनाना चाहिए और इन विचारों को हमें अपने रचना में ढाल करके अपने रचना शक्ति को और उनके और सृजनात्मक रूप दे सकें, यह उनकी जानकारी करके हम विकास कर सकते हैं। अगला है साहित्यिक गतिविधियों में पाठ्येतर क्रियाकलापों में सहयोग देना। साहित्यिक कार्यक्रम में या गतिविधियों में पाठ के अलावा अन्य क्रियाकलाप होते रहते हैं, जिसमें अपना भूमिका अहम हो जाती है, अपनी भूमिका निभानी चाहिए, उनमें सहयोग देना अनिवार्य हो जाता है, जिससे अपने गुणों का विकास हो सकता है। इस प्रकार से हमें हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला, जिनमें इन चारों वर्गों के बारे में एक एक करके हम उद्देश्यों पर चर्चा कर पाएँ और इसकी जानकारी हम ले पाएँ। धन्यवाद।